डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने जो बात करी, क्या वास्तव में आपको लगता है कि राहुल गांधी पिछड़े और दलित तबके के बीच में अपनी खास पहचान छोड़ने में कामयाब हुए हैं? ये वो वर्ग है जो पूरा देश की राजनीति बदल देता है। आपका कमेंट डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। देखिए, राहुल गांधी पिछले 2 सालों में अगर देखिए तो एक बहुत बदले हुए व्यक्ति हैं। और खासतौर पे भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनके व्यक्तित्व में, उनकी समझ में, हालांकि वो पहले भी जब बात करते थे तो हम लोग यही कहते थे वो एक पॉलिटिकल लीडर से ज़्यादा एक चिंतक के तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनके स्टांस जो हैं वो बहुत, मतलब एक तरीके से कहिए कि सेंटर टू लेफ्ट जा रहे हैं। और भारत के संदर्भ में जब सेंटर टू लेफ्ट होती है बात, तो फिर बात समाजवाद की आती है, बात फिर जातीय बराबरी की आती है। इस तरह के बहुत सारे जो संदर्भ होते हैं वहाँ पर सिर्फ आर्थिक विषमता नहीं बल्कि सामाजिक विषमता और राजनीतिक विषमता दोनों जुड़ जाती है। क्योंकि भारत में वर्ग चेतना और जाति चेतना दोनों को अगर मिला के भी देखें तो खैर वो एक बड़ी बहस हो जाएगी, लेकिन फिलहाल बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की पूरी राजनीतिक शैली, और राहुल गांधी ने एक चीज ये स्थापित जरूर की है कि बहुत सारे नेता आमतौर पर कुछ बातें फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल गेन करते हैं, जो वो पॉलिटिकल माइलेज उनको लेना है इसलिए ले लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी के व्यक्तित्व में जो बदलाव आया है, या जो लोग भी उस चीज को मान रहे हैं कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स ओनली नहीं बोलते, वो उनके अंदर से निकलती आवाज, उनकी समझ से निकलती आवाज, और यही उनका एक वेटेज, जो उनको इंसेंटिव जो मिल रहा है वो यही है। और अब आपका सवाल कि क्या पिछड़ों की राजनीति में राहुल एक्सेप्टेबल होंगे? देखिए, सामाजिक न्याय की जो राजनीति भारत में उभरी, उसमें भी उत्तर और दक्षिण का दोनों का परिदृश्य अलग है, लेकिन हम उत्तर भारत की बात करेंगे। उत्तर भारत में जब सामाजिक न्याय की परिदृश्य, तो वजह भले ही विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, लेकिन जो फोर्स निकल के आई वो फोर्स उसी समाज से आए हुए नेताओं की थी, चाहे लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव से लेके नीतीश कुमार तक, ये बड़े आइकॉन्स, चौधरी देवीलाल को भी जोड़ लीजिए उसमें, ये आइकॉन्स थे। और इन्होंने ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तक जो रहा, उन्होंने इस राजनीति को आगे बढ़ाया। अब राहुल गांधी ने इस कमान को संभाल लिया, और सबसे पहला बयान उनका आया जाति जनगणना को लेकर, और उसके बाद जब वो महिला आरक्षण बिल पे लोकसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने जिस तरह से चीजों को प्रस्तुत किया, तो वो एक, चूंकि राहुल गांधी, मैंने पहले भी कहा ना कि जब वो बोलते हैं तो एक ये परसेप्शन जरूर मजबूत बना हुआ है कि वो कन्विक्शन से बोलते हैं, वो दिल से बोलते हैं, और उसके पीछे उनकी अपनी समझ है, वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स नहीं बोलते हैं। तो ये तो इतना तक तो दिख रहा है, लेकिन एक्सेप्टेंस का सवाल थोड़ा अभी आगे है। और एक्सेप्टेंस का सवाल थोड़ा इसलिए आगे है कि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए ये वर्ग जो है ना, वो राजनीतिक मतलब इच्छाएं तो जागृत हो गई थी, लेकिन फिर भी वो संघर्ष कर रहा है अपने सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को बराबर बनाने में, और उसके पास अपनी लीडरशिप भी है। तो आखिरी लाइन मेरी यही है कि अपनी लीडरशिप होने के बाद भी एक राहुल गांधी को एक्सेप्ट करेगा तो अभी कुछ स्टेप्स और वॉच जरूर करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। हेमंत जी, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी जिस स्टेज में आ गए हैं, जिस तरह बात कर रहे हैं, क्या पिछड़ों और दलितों के बीच उन्होंने खास पहचान बनाई है? क्या इसमें उन्हें कामयाबी मिल पाई है? क्या लगता है आपको? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा हेमंत जी। जी, ये एक नैरेटिव ये बनाने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी अचानक पिछड़ों के और दलितों के हितैषी होकर के सामने आया है। मैं समझता हूं कि ये गलत नैरेटिव है। पिछड़ों को लेकर के कांग्रेस के भीतर में जयपुर चिंतन शिविर से लेकर के और अभी हाल में जो हैदराबाद में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई,
वो एक तरह से उस क्रोनोलॉजी को आप देखेंगे तो समझ में आएगी कि कांग्रेस किस लाइन पर आगे बढ़ रही है सोशल जस्टिस को लेकर के। इधर इधर क्या हुआ कि बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर के एक तरह से राहुल गांधी को बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया। वह इस रूप में कि अगर बीजेपी सचमुच बहुत ईमानदार होती अपने इस एजेंडे को लेकर के, तो इस बिल को वो सार्वजनिक करती। पहले स्पेशल सेशन की जरूरत नहीं थी, हालांकि चलिए कोई बात नहीं, स्पेशल सेशन उन्होंने इसको लेकर के किया, तो इसको आप ओपन करते, ड्राफ्ट बिल लोगों के बीच में वितरित करवाते, लोग उसको पढ़ करके आते। लेकिन इनका एजेंडा ये था कि इनको इन चीजों को छुपाना था, इनको इन चीजों पर पर्दा डालना था कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या इफ एंड बट लगा हुआ है। और खासकर ओबीसी वाला मामला ये गरमाने वाला था, इसलिए ये डरे हुए थे, इसलिए इन्होंने इसको एक तरह से पर्दे के पीछे रखा और इस रूप में लेकर के आए जैसे कि लगा कुछ बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो जैसे ही ये लेकर के आए तो ये धमाका जो है वो एक तरह से बैकफायर कर गया। राहुल गांधी के हाथ में ये चीजें आ गई और उन्होंने कहा कि जब आपके सामने पूरी सब लोग आप आज से लागू कीजिए, आप सब लोग आपके साथ में है, 2 को छोड़ करके पूरी लोकसभा इनके साथ में थी, पूरी राज्यसभा इनके साथ में थी, तो आपके साथ दिक्कत क्या थी? आपने पिछड़ों वाला एंगल उसमें क्यों छोड़ दिया? उनको आरक्षण देने का मसला क्यों छोड़ दिया आपने? राहुल गांधी ने जाति जनगणना का सवाल उठा करके आपके सामने चुनौती दी कि अगर आप सचमुच पिछड़ों के हितैषी हैं तो जाति जनगणना से क्यों आप भाग रहे हैं? जाति जनगणना से क्यों आपको डर लग रहा है? तो ये सवाल उठा करके राहुल गांधी ने गेंद उनके पाले में डाल दिया और उनके सामने दिक्कत। इसलिए आप देखिए कि अगर इनको समझने के लिए बीजेपी को कि जो इनकी ट्रोल आर्मी है वो किस तरह इसको लेकर के फिर नैरेटिव इन्होंने चेंज करना शुरू किया। उसमें जैसे सुशील कुमार मोदी जी जो बिहार में है, तो उन्होंने इसको नैरेटिव बदलने के लिए उन्होंने उसी समय एक प्रेस बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार महिला आरक्षण बिल को कानूनी पेच में फंसाना चाहते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि आप लागू कीजिए अभी से, क्योंकि जब इसको अगर ऐसे ही लागू कर दिया जाएगा बिना जनगणना के, बिना डिलिमिटेशन के, तो यह किसी कानूनी पचड़े में इनके कोई लोग, इनका कोई एनजीओ वाला, ये उसमें लिखा हुआ है, एनजीओ वाला जाकर के कोर्ट में और उसको फंसा देगा। तो ये इनको नैरेटिव बदलना पड़ा, तो इनको लग गया कि अब हम लोग इसमें फंस रहे हैं। तो राहुल गांधी को राइट टाइम में ये एक ऐसा समय, ये मसला मिला जिसमें कि ये अपने ये दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में ये बात गई है और मैं इस बात से सहमत हूं